नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी का आर्थिक विकास का अध्याय 3। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा शॉर्ट नोट्स जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 10th की बोर्ड एग्ज़ाम में यह लाभदायक सिद्ध होंगे। आप इनके द्वारा आसानी से चैप्टर को करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 3 मुद्रा एवं साख। वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में मुद्रा का प्रमुख उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन देना होता है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की एक परिभाषा लिख सकते हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है यह लिख सकते हैं। आवश्यकताओं का दोहराया सहयोग। विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि विनिमय का माध्यम मुद्रा विनिमय प्रणाली में माध्यम का काम करती है। इसे विनियमन माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे अधिकृत करती है। आगे हम देखेंगे कि मुद्रा का प्रयोग। मुद्रा का प्रयोग न एक प्रकार की चीज़ें खरीदने में बेचने में भी किया जाता है। दूसरा, मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवा प्राप्त करने में भी किया जाता है, जैसे वकील से परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने में आदि में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ बेच भी सकता है और हमने एक दूसरे चीज़ भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं और मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। लोग बैंकों में अतिरिक्त नकद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी खाते से चेक कर लिखे गए नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आप देखते होंगे कि चेक का प्रयोग किन किन प्रयोग से किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम का प्रयोग से आप अपने खाते या किसी और के खाते में भुगतान कर सकते हैं। बैंकों की त्रुटि संबंधित गतिविधियाँ। भारत में बैंकों का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। इसे एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। अब हम जानेंगे कि ऋण की शर्तें क्या क्या होती है। ब्याज की दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। विभिन्न ऋण अवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के बारे में हम आगे जानेंगे। बैंक और सरकारी समितियों के लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है इसको भी हम आगे जानेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं और समय समय पर
बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किनको ब्याज पर ऋण देना रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में शाख के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं और नाजायज़ तरीकों से अपना ऋण वापस लेते हैं। यह आप अपने आसपास देखते होंगे। अब हम जानेंगे कि प्रश्न और आंसर क्या क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाई जाती है। चेक क्या है, चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियां किस तरह से नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है, और लोग औपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला है क्वेश्चन कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है। इसका पहले का आंसर है पहला कि मुद्रा वस्तु और सेवाओं की विनियमन में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। क्यों? पहला, आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कि कपड़ा, बर्तन, जूते, आसानी से खरीद सकते हैं। आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वो बढ़ई हो या लोहार हो, मकान बनाने वाला मिस्त्री हो या दीवारों पर रंग करने वाला पेंटर हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार काम ले सकते हैं। तीसरा, मुद्रा आपको आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग, यह तीसरे की बचत करता है और इसे काफ़ी सिर दर्द कहा माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट करो एक जूता बेचने वाला, यह एक कहानी है। जैसे कि जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ हो जो एक तरफ जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस प्रकार लेन देन के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना और दूसरे वह जो गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बेचने वाले किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस मुद्रा से जहां से वह गेहूं खरीद सकता है, ऐसे मुद्रा को मुद्रा द्वारा दोहरे सहयोग की समस्या पैदा नहीं होगी और वे मुद्रा के प्रयोग से अपने आप ही हल हो जाएगी। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, चेक क्या है, चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। चेक क्या है? आमतौर पर कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान पर आदेश देता है, और चेक लिखने वाला व्यक्ति, जिसे निर्माता कहते हैं, उसका आम तौर पर एक जमा खाता होता है। यह एक मांग खाता जहां उसका धन जमा होता है। चेककर्ता चेक पर धनराशि, दिनांक और अदाता सहित कई विवरण लिखता है और यह आदेश देते हुए हस्ताक्षर करता है कि उल्लेखित धनराशि इस व्यक्ति या कंपनी या उसके बैंकों द्वारा भुगतान किया जाए। यह दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नज़र रखती है, जरूरी क्यों है। इसका तीसरे का आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। बैंक औपचारिक
रेंट देने का मुख्य स्रोत इसलिए रिजर्व बैंक उन पर अनेक ढंगों से नज़र रखता है। रिजर्व बैंक की प्रणाली, हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात पर ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वैल्यू न्यूनतम राशि अपने पास रखी या नहीं रखी। अब हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक इस बात पर नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यक्ति या व्यापारी को ही रेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसान, छोटे उद्योग चलाने वाले और छोटे ऋण प्राप्त करने वाले को भी ऋण दे, ताकि उनका धन साधारण का भी कल्याण हो सके, जनसाधारण का भी कल्याण हो सके। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता है कि वह किन किन को कर्ज दे रहा है और यह है कि किस दर से अन्याय ना हो और कोई ठगी ना हो सके। इस बात का भी भारतीय रिजर्व बैंक ध्यान रखता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा वाला क्वेश्चन, लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों देते हैं? इसका आंसर है, ये पांचवा हो गया है, इसकी जगह आप चौथा कर लीजिए। चौथा, लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब लोग, छोटे किसान और कारीगरों को सस्ता ब्याज रेंट न मिलना एक बड़ी समस्या है। औपचारिक स्रोतों का ज़्यादा न होना इसलिए है। जो भी औपचारिक स्रोत उपलब्ध, उनमें से अधिक कागजी कार्रवाई होना भी इसका मुख्य कारण है। जैसे कि हमने 2 क्लास पहले और ये तीसरी क्लास कंप्लीट कर ली है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल के 100 सब्सक्राइब करवाने के लिए कोशिश करें। आपको ये टारगेट दिया जाता है कि आप 100 सब्सक्राइब का टारगेट कितनी जल्दी पूरा करते हैं। आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों और भी दोस्त को, और जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करके आप मोबाइल में या लैपटॉप में सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। ऐसा सेशन और भी आपको बेहतर मिलने के लिए आप आगे इससे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।